तो देखिए दोस्तों, डार्विन यह मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में हुआ, अपेक्षाकृत सरल सरल संरचना वाले जीवों से। मतलब कहने का ये कि जो जटिल संरचना वाले जीव थे, उन्हें बनने में उनका विकास बहुत ज़्यादा टाइम में हुआ, और जो सरल संरचना वाले जीव थे उनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था उनके अकॉर्डिंग। तो जीवों के विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। जब जीवों का विकास होता है तो उनकी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जो अगली पीढ़ियों में परिलक्षित यानी कि दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब जीवों में जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं वही उनकी अगली पीढ़ियों में परिलक्षित होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं। तो इसी को उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो जीवों को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं, वे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। मतलब अगर जीवों को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होंगे तो वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होंगे, वरना नहीं, इनका ये मानना था। तो प्रकृति द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है। अब चलिए दोस्तों, आगे हम लेमार्क व डार्विनवाद में तुलना करते हैं कुछ। तो तुलना क्या थी? तो लेमार्कवाद के अकॉर्डिंग इनके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, जबकि जो डार्विनवाद है हमारा, उसमें ये कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि यह सिद्धांत जीवों में किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नई आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जीवों की संरचनाएं व्यवहार में परिवर्तन करती हैं। मतलब जो लेमार्कवाद का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नई आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जीवों की संरचनाएं व्यवहार में परिवर्तन करती हैं। जबकि डार्विनवाद का जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि डार्विन जीवों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बनती। तो तीसरा पॉइंट तो यही है कि भाई लेमार्कवाद का कि जो जीव है हमारे, जिस अंक का ज़्यादा उपयोग करते हैं तथा जिस अंक का कम उपयोग करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस यानी कि कुछ परिवर्तन नज़र आते हैं हमें। तो जिस चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस चीज़ का हम बहुत कम यूज़ करेंगे, तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये लेमार्कवाद के अकॉर्डिंग है। जबकि डार्विनवाद किसी अंग का विकास अथवा ह्रास उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों अथवा रूपांतरों के कारण संभव है। मतलब उनका कहना है कि या जो जीव के जो अंग हैं उनमें विकास या उनमें कमी परिवर्तनों के कारण होती है। ऐसा नहीं होता कि वही यूज़ करने के अकॉर्डिंग होती है। तो लेमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना को नहीं मानता है। मतलब फोर्थ पॉइंट जो लेमार्कवाद का है वो यह है कि जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना को नहीं मानता है। जबकि डार्विनवाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया है। तो जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित किए गए सभी लक्षण उनकी संतान में हस्तांतरित होते हैं। ये लेमार्कवाद का पॉइंट है। मतलब जो जीव हैं वो जो अपने जीवन काल में उन्होंने उपार्जित किए गए सभी लक्षण हैं वो उनकी संतानों में हस्तांतरित होंगे। जबकि डार्विनवाद के अकॉर्डिंग उपयोगी लक्षण तथा परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। ये देखिए, जैसे जिराफ का एग्जाम्पल लिया गया है इन्होंने कि यहाँ पे जो जिराफ है एक छोटा सा है, उसने अपनी गर्दन का यूज़ किया तो गर्दन ही बड़ी होती चली गई। उसका विकास ऐसे ही धीरे धीरे होता चलेगा। जबकि डार्विनवाद के अकॉर्डिंग ये देखिए जो लक्षण थे उनके, वो उनके अनुवांशिक लक्षण थे कि अगर ऐसा नहीं है कि भाई गर्दन का यूज़ कर रहे तो गर्दन ही बढ़ती चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एक छोटा था जिराफ और एक बड़ा था, जबकि जो छोटा था वो उससे भी बड़ा हो दिखाया गया है दूसरी तस्वीर में, और फिर तीसरी तस्वीर में वो दोनों बराबर दिखाए गए। मतलब ये अनुवांशिक परिवर्तन है। तो बीगल यात्रा, एक बीगल यात्रा क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो चार्ल्स डार्विन हैं हमारे, उन्होंने 1831 से 1836 ईस्वी में HMS बीगल नामक जहाज से अनेक महाद्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा से प्राप्त अनुभव व ज्ञान डार्विन के द्वारा उद्विकास के सिद्धांत का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे जनरली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वे में पूछा जा सकता है, वो ये कि बीगल यात्रा
किसने किस साइंटिस्ट के या किस साइंटिस्ट से संबंधित है, तो वो कौन है हमारे चार्ल्स डार्विन। तो जीवधारियों के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जीवधारियों के कुछ गुण हैं जिनके हम आगे डिस्कस करते हैं, वो देखिए कुछ ऐसे हैं। तो सजीवों के प्रमुख गुण क्या हैं? कोशिकीय संगठन, श्वसन, उपाचय, पोषण, वृद्धि विकास, प्रजनन, अनुवांशिकता, समस्थिति और संवेदनशीलता। मतलब दोस्तों जो सजीव होंगे उनके ये प्रमुख लक्षण हैं, उनमें ये लक्षण होते हैं। कौन कौन से? देखिए जैसे कोशिकीय संगठन है, इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रीफली। वो ये है कि प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है और कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कोशिका क्या है हमारी, तो ये सजीवों की एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। श्वसन सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है भाई श्वसन। हम सांस लेते हैं तो उसे ही श्वसन बोलते हैं। जिस सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन का विघटन करते हैं तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरीके से उन्हें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है उपाचय। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसे। जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है जिन्हें उपाचय कहा जाता है। तो उपाचय क्या है? हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी शरीर में होती है, संपन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? उपाचय कहा जाता है। पोषण। तो सभी जीव स्वपोषण अथवा परपोषण के माध्यम से अपने पोषण, अनुरक्षण तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। जैसे पादप, शैवाल आदि स्वपोषी सजीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से समय अपना भोजन निर्मित करते हैं, जबकि सभी जंतु परपोषी जीव हैं जो पोषण की प्राप्ति हेतु स्वपोषी व अन्य परपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। ये तो पोषण की बात है तो सबको खैर पता ही होगा, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है, जिसे नहीं पता उसे भी पता लग जाए। तो प्रजनन क्या है? प्रजनन, यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वह प्रजनन में सक्षम होगी। सजीव लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से अपने समान सजीवों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार वे अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो ये हमारे प्रजनन के बारे में कुछ तथ्य है। अनुवांशिकता क्या है? कि सजीवों के अनुवांशिक सूचनाएं यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है, उसे अनुवांशिक परिवर्तन या अनुवांशिकता कहते हैं। समस्थिति, सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं। जो उसका आंतरिक वातावरण है सजीव का, उसे वो स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात वे अपने शरीर के तापमान व विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखते हैं। तो कुछ ऐसे समस्थिति दी हुई है। संवेदनशीलता क्या है? सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तो ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार समय को अनुकूलित कर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं। और दूसरी बात, जैसे ऊँट है राजस्थान में, उसको पता है कि भाई वो पानी के बिना मर जाएगा, तो वो पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो पहले ही अपने शरीर में एक ऐसी जगह है उनकी जो कुबड़ कहलाता है, उसमें पानी एकत्रित करके रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो सरवाइव करते हैं वहाँ पर, इतनी गर्मी में भी और इतनी रेत में भी वो जो चल पाते हैं। अब जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 में लेमार्क तथा ट्रेविनिस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो 1801 में लेमार्क तथा ट्रेविनिस नामक वैज्ञानिकों द्वारा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। अब क्या है इसमें देखिए ज़रा। अब बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से संयोजन से बनाया है, बायोस अथवा जीवन तथा लागोस मतलब अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की शाब्दिक अर्थ बायोस और लोगोस यानी कि जीवन का अध्ययन। अब ये थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे हम। इस प्रकार जीव विज्ञान का अध्ययन तथा जीवन का विज्ञान, ये जीवन का विज्ञान है, जीवन का अध्ययन है जो ये विज्ञान की ऐसा का जीवन की विविध क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास
जीवों की संरचना, उनके वर्गीकरण तथा अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे जीव विज्ञान का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार दिया गया है, जैसे जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन, और इसके जनक कौन है? अरस्तु। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन होगा इसमें, इसके जनक कौन है? थियोक्रेटस। अब जंतु विज्ञान